हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए पचिंको के आगे की स्टोरी को हम कंटिन्यू करते हैं। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है जहां हमें हांसू उसी शॉपकीपर से अपनी वॉच वापस खरीदते हुए दिखाई देता है। शॉपकीपर हांसू से पूछता है कि भला तुम्हें कैसे पता था कि वो लड़की वॉच बेचने आएंगी। हांसू कहता है कि उसने एक कमज़ोर आदमी से शादी की है। फिर हमें ओसाका 1975 का सीन दिखाते हैं जहाँ हमें हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हाना सोलोमन के स्कूल आती है सोलोमन से मिलने के लिए। वो सोलोमन को दूसरी लड़कियों के साथ बैठे देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। फिर वो सोलोमन को एक कन्वीनियंस स्टोर में ले जाती है जहां वो उसे आइसक्रीम और कैंडीज़ खरीदने के लिए कहती है, मगर सोलोमन कहता है कि उसके पास आज पैसे नहीं हैं। फिर हाना सोलोमन को एक कैंडी चोरी करने के लिए कहती है। वो कहती है कि अगर तुम मुझसे सही में प्यार करते हो तो तुम्हें इस कैंडी को चोरी करके ये साबित करना होगा। ये सुनने के बाद में सोलोमन हाना के लिए वो कैंडी चोरी कर देता है, मगर शॉपकीपर उसे देख लेता है। हाना यहाँ सोलोमन को भागने के लिए कहती है, मगर सोलोमन अंदर रह जाता है और हाना शॉप के बाहर होती है। शॉपकीपर अंदर से दरवाज़ा लगा लेता है। शॉपकीपर पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस स्टेशन में सोलोमन के डैड सोलोमन को छुड़ाने के लिए आते हैं, मगर पुलिस ऑफिसर सोलोमन को जाने नहीं देता है। वो कहता है कि वो उसकी कंप्लेंट उसके स्कूल में भी करेगा। सोलोमन के डैड कहते हैं कि अगर तुम स्कूल में कंप्लेंट करोगे तो वो उसे सस्पेंड कर देंगे। यहाँ वो पुलिस ऑफिसर मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि तभी उसे एक हाई अथॉरिटी से कॉल आता है सोलोमन को छोड़ने के लिए। मगर यहाँ व्यूअर्स से यह सस्पेंस में रखा जाता है कि आखिर वो कॉल किसने किया है। पुलिस स्टेशन से बाहर आने पर भी सोलोमन का भी यही सवाल होता है अपने पिता से कि उसकी रिहाई के लिए कॉल किसने किया है। उसके पिता कहते हैं कि ये बात कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखती है, सबसे पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अब आगे ये काम नहीं करोगे। इसके बाद में सोलोमन उससे वजह भी पूछते हैं कि कहीं इसकी वजह हाना तो नहीं है, लेकिन सोलोमन कहता है कि इसमें हाना की कोई भी गलती नहीं है। मगर सोलोमन के पिता यहाँ डिसाइड कर लेते हैं कि वो उसे अब यूएस भेज देंगे, और जब ये बात वो सोलोमन से कहते हैं तो सोलोमन कहता है कि वो हाना को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाला है। उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारी दादी को भी मनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अब मेरे पास में कोई भी रास्ता नहीं बचा है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां यूसुफ क्यूही को डांटते हुए दिखाई देता है। सुंजा यूसुफ से कहती है कि इसमें क्यूही की कोई भी गलती नहीं है, और वो यूसुफ को सारी सच्चाई बता देती है। इस पे यूसुफ सुंजा को कहता है, तुम्हारी वजह से हमारे घर में लड़ाई हुई है, वरना हम सब लोग साथ में अच्छे से रह रहे थे। यहाँ यूसुफ ये भी शक करता है कि एक बोर्डिंग हाउस चलाने वाली लेडी इतनी महंगी वॉच अपनी बेटी को कैसे दे सकती है। सुंजा और क्यूही को बुरा भला सुनाने के बाद वो घर से बाहर चले जाता है। फिर हमें इसाक एक लेडी से बात करते हुए दिखाई देता है। वो बताती है कि उसके पति के मरने के बाद उसका बड़ा बेटा ही उसके लिए सब कुछ है। वो कहती है कि मेरा बेटा बुरी संगत में लग गया है, और उसे ये भी लगता है कि उसका बेटा किसी बड़ी गैंग के लोगों के साथ में रहने लगा है। और वो कहती है कि अगर जापानी पुलिस को ये पता चल जाए तो वो उसे कभी भी जेल में डाल सकते हैं। वो इसाक से मदद मांगती है ताकि वो उसके बेटे को समझा सके। आपको बता दूँ, इसाक चर्च का फादर होता है और उसका नेचर इतना काइंड और पोलाइट होता है। ऐसे में उस लेडी को लगता है कि हो सकता है कि इसाक की बातें सुनने के बाद में उसका बेटा इंस्पायर्ड हो जाए और अच्छा बन जाए। इसाक जब उस लड़के से मिलने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का एक मजदूर है। जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन होते हैं, उन रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए लेबर्स को कई फीट तक के ज़मीन के अंदर जाना पड़ता है। इसाक उस लड़के को समझाते हैं कि तुम्हें कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है जिससे तुम और तुम्हारी फैमिली को परेशानी हो। और यहाँ वो उसे उसके मॉम के बारे में बताते हैं कि वो अपने बेटे के लिए कितनी परेशान है। इसाक उस लड़के से ये भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम पर क्या बीत रही है। तुम्हारे पिता के गुजरने के बाद तुम्हारी उम्र सिर्फ 14 बरस की थी, और तुम इस 14 बरस की उम्र में ही ये सारी जिम्मेदारी का बोझ उठा रहे हो। मगर वो लड़का जवाब में कहता है कि ये कहानी उसके अकेले की नहीं है, ये कहानी यहाँ बसे सभी कोरियंस की है। वो लड़का इसाक को बताता है कि जापानी उनसे जानवरों की तरह काम करवाते हैं और उन्हें कई फीट तक के ज़मीन के अंदर जाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, इतना सारा काम करने के बाद में जापानी उन्हें सबके सामने बुरा भला कह के शर्मिंदा भी करवाते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि वो ड्रिंक करने लगते हैं और घर जाकर अपनी बीवी को मारने लगते हैं और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन उन्हीं पर निकालते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस दुनिया में उनसे भी कोई छोटी चीज़ है जिन्हें वो मार सकते हैं, नीचा दिखा सकते हैं और बुरा भला कह सकते हैं। यहाँ वो लड़का कहता है कि अब हम जापानियों की कठपुतली बनकर नहीं रहना चाहते हैं और अब हम आवाज़ उठाएंगे। इसाक उस लड़के से कहता है कि तुम्हें धीरे कहना होगा, क्योंकि जापानी के
जासूस वहाँ घूमते रहते हैं। ऐसे में इसाक को लगता है कि कहीं अगर उन लोगों ने ये बात सुन ली तो वो उस लड़के को जेल में डाल देंगे। वो लड़का जाते जाते इसाक को ये कहता है कि तुम्हारे जैसा सूट बूट वाला आदमी हमारे जैसे गरीब मजदूरों की समस्या को कैसे समझेगा। इस पर इसाक उससे कहता है कि मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा। वो लड़का इसाक से कहता है कि मेरी माँ को मेरी तरफ से थैंक्स कह देना, और वो कहता है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतनी अच्छी माँ मिली है जो मुझे इतना प्यार करती है। इसाक जब घर पहुँचता है तो सुंजा उसे लेबर पेन में दिखाई देती है। वो सुंजा के पास रुकना चाहता है मगर सुंजा उसे यूसुफ को ढूंढने के लिए कहती है। वो कहती है क्यों ही बहुत परेशान है यूसुफ के लिए। इसाक यूसुफ को ढूंढने जाता है और वो उसे एक छोटे से कोरियन बार में दिखाई देता है। इसाक यूसुफ को भी बताता है कि सुंजा पेन में होने के बाद भी उसने यूसुफ को ढूंढने के लिए उसे यहाँ भेजा है। यूसुफ वहाँ बैठे एक आदमी से कहता है कि हम अच्छी और नोबल फैमिली को बिलोंग करते हैं, मगर इसाक कहता है कि इस जगह पर आने पर हम सब एक ही लेवल पर आ गए हैं। और वो यूसुफ से कहता है कि नोबल होने का क्या फ़ायदा जब तुम इस जगह पर आ चुके हो। वो कहता है कि जापानी लोग हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, ऐसे में हम सबको मिलकर साथ में रहना होगा। तभी वहाँ जापानी पुलिस आ जाती है और वो कोरियंस की तलाशी लेने की लगती है। वो कोरियंस का सामान नीचे गिरा देते हैं। यहाँ इसाक को बहुत बुरा लगता है और वो पुलिस को कुछ कहने ही वाला होता है कि यूसुफ उसे रोक लेता है। फिर दोनों जब घर जाने लगते हैं तो यूसुफ इसाक से एक बार फिर से यही कहता है, तुम कब तक इस तरीके से नरम दिल के बने रहोगे, और तुम्हारे इसी नरम दिल के वजह से तुमने एक लड़की यानी सुंजा को अपने घर में जगह दे दी है। इसाक जवाब में कहता है कि मैं मरने वाला था मगर आज मैं ज़िंदा हूँ सिर्फ सुंजा की वजह से। इसाक कहता है कि सुंजा की काबिलियत पर तुम शक कर रहे हो और वो बहुत अच्छी है, और यहाँ वो उसे उसकी सोच बदलने के लिए कहता है। सुंजा बेटे को जन्म देती है। इसाक के लिए ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है। सुंजा यूसुफ को यहाँ एक बार फिर से फैमिली में बड़ा बनने का मौका देती है। वो कहती है यूसुफ ही इसके बच्चे का नाम रखेंगे। यूसुफ को बहुत शर्मिंदगी लगती है क्योंकि वो सुंजा को हमेशा से गलत समझ रहा था। यूसुफ अब बच्चे का नाम नूह रखता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि इत्सुको आंटी को अपनी बेटी हाना मिल ही गई है, मगर हाना यहाँ कैसे मिली और अब तक कहाँ थी, ये सब कुछ व्यूअर से सस्पेंस रखा जाता है। यहाँ इत्सुको आंटी डॉक्टर से इंसिस्ट करते हुए दिखाई देती है, मगर डॉक्टर हाना को हॉस्पिटल में नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि हाना को एड्स की बीमारी है। इत्सुको आंटी डॉक्टर से मदद की गुहार लगाती है। फिर वहाँ मौजूद एक डॉक्टर हाना को सेपरेट रूम में रखने के लिए तैयार हो जाता है। इत्सुको आंटी अपनी बेटी से पहली बार मिलती है, मगर यहाँ हाना अपनी माँ से बहुत बुरी तरीके से बात करती है। हाना को यहाँ कहीं तो भी लगता है कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार उसकी मॉम है। फिर वहाँ सुंजा आ जाती है और वो हाना की बात सुन लेती है। सुंजा इत्सुको आंटी को जाने के लिए कहती है और वो खुद हाना के पास रुक जाती है। सुंजा हाना को बताती है कि तुम्हारी माँ ने बहुत मेहनत की है और बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है तुम्हें ढूंढने के लिए, और इनफैक्ट आज भी इस हॉस्पिटल में रखने के लिए उसने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है। सुंजा हाना को बताती है कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मगर यहाँ पर हाना फिर से सुंजा से भी बहुत बुरी तरीके से बात करती है और कहती है कि सोलोमन से मुझे बचपन में दूर करने वाली तुम ही थी, तुम ही ने उसे अमेरिका भेजा था। हाना यहाँ सुंजा से कहती है कि सोलोमन के जाने के बाद में तुमने ये बात सबके सामने कही थी कि अगर वो यहाँ रहता तो शायद हमारे साथ रह के बिगड़ जाता, और तुम्हारा इशारा डायरेक्टली मेरी ओर ही था। जवाब में सुंजा कहती है कि ये बात मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कही थी, क्योंकि मेरा भी एक बेटा था जो मेरे प्यार की वजह से गलत राह में निकल गया था, और इसी कारण की वजह से मैंने सोलोमन को यूएस भेजा था। मुझे ये लगता था कि कहीं सोलोमन भी मेरे लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ जाएगा, इसीलिए मैंने उसे अमेरिका भेजा था। ये सुनने के बाद में हाना थोड़ी सी शांत हो जाती है। इसके बाद हाना और सोलोमन की पहली मुलाकात व्यूअर्स को दिखाई जाती है, जिसमें सोलोमन हाना को यूएस चलने के लिए कहता है ताकि वो उसकी बीमारी का वहाँ अच्छे से इलाज कर सके। हाना मना कर देती है। हाना यहाँ सोलोमन को बताती है कि उसके जाने के बाद उस पर क्या बीती है। वो कहती है कि जब वो अमीर घर के बच्चों को देखती थी तो उसे ये लगता था कि उसकी ज़िंदगी कब ऐसी बनेगी। हाना बताती है कि ये बीमारी उसे उन्हीं की वजह से लगी है। यहाँ सोलोमन जब हाना के बीती हुई ज़िंदगी के बारे में सुनने लगता है तो उसे कहीं तो भी अंदर से गुस्सा भी आता है, और वो हाना पे नाराज़ होता है और वो कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है। मगर हाना कहती है कि चाहे तुम कितनी भी अच्छी डिग्री ले लो और अच्छे कपड़े पहन लो, मगर जापानी तुम्हें कभी भी अपनाने वाले नहीं हैं।
ये सुनने के बाद में सोलोमन अपने ऑफिस में जाता है। ऑफिस में वो अपना सारा सामान एक बॉक्स में पैक करते दिखाई देता है। ऑफिस में बैठे सारे कर्मचारी तो उसे देखते ज़रूर है, मगर कोई भी सोलोमन से बात करना नहीं चाहता है। टॉम भी सोलोमन से मुंह फेर लेता है जैसे सोलोमन ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है। सोलोमन ये सब कुछ देखने के बाद में उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना सारा सामान बाहर पानी में फेंक देता है। फिर वहाँ एक आदमी की एंट्री होती है जिससे भी पता होता है कि सोलोमन से डील फेल हुई है। उस आदमी का नाम मामोरू योशी होता है। वो सोलोमन से कहता है कि हम दोनों के पास सब कुछ है, मगर हम आज एक ही लेवल पर खड़े हैं। यहाँ वो आदमी का कहना साफ होता है कि सब कुछ करने के बाद भी ये लोग हमें अपनाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम कोरियंस हैं। फिर दोनों कार में ट्रैवल करते दिखाई देते हैं, जहां दोनों की लंबी बातचीत चलती है, जिसमें वो आदमी कहता है कि तुम्हारे डैड का पचिंको पार्लर है और वो बताता है कि इस बिज़नेस में कितना स्कोप है और कितना डिमांडिंग है। सोलोमन को थाईलैंड में बने अपने पचिंको पार्लर में काम करने के लिए ऑफ़र भी देता है। सोलोमन यहाँ इस ऑफ़र के लिए राज़ी नहीं होता है। वो आदमी उसे समझाता है कि इस बिज़नेस में कितना स्कोप है और कितना प्रॉफिट है। इसके बाद में दोनों की लंबी बातचीत चलती है। आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।